इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 18 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस फंक्शन पैरामीटर्स। सो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं सी प्लस प्लस फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर। वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स किसको कहते हैं, देन डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कहलाते हैं, देन मल्टीपल पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन में, एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है। फिर जो पैरामीटर्स पास करते हैं वो हम अलग अलग तरीके से पास कर सकते हैं, पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं, एरेज भी पास कर सकते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे फंक्शन पैरामीटर से रिलेटेड। सो सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स किसको कहते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शंस एज अ पैरामीटर। एक पैरामीटर में हम कोई इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं तो उन्हीं को पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन। एक फंक्शन के लिए ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स का काम करते हैं। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। पैरामीटर्स अब हम स्पेसिफाई कहाँ करते हैं, पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर जो पैरेंथेसिस होती है फंक्शन के बाद उसमें हम फंक्शन के पैरामीटर्स को लिखते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी पैरामीटर्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। आप कितने भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं एक फंक्शन में, बस उनको सेपरेट कर देना है कॉमा के साथ। तो ये फंक्शन नेम है, ये वॉइड, ये कुछ रिटर्न नहीं करा और इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए, बट इनको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे और फिर यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस यूज करके जो भी कोड हम लिखना चाहते हैं फंक्शन का वो हम मेंशन कर देंगे। नाउ द फॉलोइंग एग्जांपल हैज अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग कॉल्ड एफ नेम एज पैरामीटर। सपोज एक हम स्ट्रिंग लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम पास कर रहे हैं एफ नेम, इसी को पैरामीटर कहेंगे। तो वॉइड माई फंक्शन, इस माई फंक्शन में हमने एफ नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिया और इस कंप्लीट को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और इसमें आउटपुट हमने क्या कर दिया, सी आउट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में जो भी हमने पास किया है इधर वो आएगा और रेफरेंसेस ऐसे करके लिख के आएगा फिर उसके बाद, और नेक्स्ट लाइन के लिए ये न्यू कर दिया कि अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड वी पास अलोंग अ फर्स्ट नेम विच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन टू प्रिंट द फुल नेम। सपोज फुल नेम प्रिंट कराना है, हमने एंडिंग तो सबकी सेम रख दी है लेकिन फर्स्ट नेम सबका अलग कर देंगे हम, तो अलग अलग पैरामीटर जो है वो पास करने होंगे। तो ये तो पैरामीटर कहलाते हैं। और जो एक्चुअल में जब वैल्यू हम पास करेंगे, जब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस केस में वो पैरामीटर ना कहला के उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। देखिए, फिर मेन फंक्शन हमने बनाया और इस मेन में हमने माई फंक्शन को कॉल किया, इस वाले फंक्शन को, और हमने क्या पास कर दी, आर्ग्यूमेंट। देखिए, इसको अब आर्ग्यूमेंट नहीं कहे, यहाँ पैरामीटर कहलाएगा जब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में वैल्यू पास करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो सपोज एफ नेम के बजाय अब ये क्या पास कर दिया हमने, लियाम, तो ये लियाम किसको असाइन हो जाएगा, एफ नेम को। तो माई फंक्शन लियाम, ये जब कॉल होगा तो आउटपुट क्या होगा, एफ नेम और फिर रेफरेंसेस। तो एफ नेम में इधर क्या आ जाएगा, हमने क्या पास किया है, लियाम। तो देखिए ये था ना स्ट्रिंग एफ नेम, तो एफ नेम में लियाम और एफ नेम ही आउटपुट आएगा। तो एफ नेम, ये लियाम हमने पास कर दिया स्ट्रिंग एफ नेम में, ठीक है। ऐसे ही माई फंक्शन जेनी, इसमें एफ नेम में जेनी आ जाएगा और माई फंक्शन अंजा में अंजा आ जाएगा। तो लियाम और फिर रेफरेंसेस तो आएगा ही, सभी में आएगा, ये लास्ट वाला तो फर्स्ट नेम बस सबका अलग अलग आएगा, लियाम, जेनी एंड अंजा, क्योंकि हमने एफ नेम ये पास किए। तो देखिए, जब फंक्शन को जब हमने डिफाइन किया था उस टाइम जब आर्ग्यूमेंट पास करें तो उसको हम कहते हैं कि वो ये पैरामीटर कहलाएगा, और जब एक्चुअल वैल्यूज पास कर रहे हैं तो उसको हम इनको हम कहेंगे, देखिए ये पैरामीटर होंगे, इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये पैरामीटर कहलाता है और ये जो एक्चुअल वैल्यूज पास करते हैं दीज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। है ये भी फंक्शन के ही वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे जब कॉल करते वक्त जो वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं उसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट, और डिफाइन करते वक्त जो नॉर्मल लिखते हैं जनरली उसको हम कहते हैं पैरामीटर। So when a parameter is passed to the function, it is called an argument. स्पेसिफाई जब कर देते हैं हम कॉल करते वक्त नेम, तो वो आर्ग्यूमेंट के है, तो सेम ही चीज़, दोनों ही मतलब इन ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू को ही कहते हैं पैरामीटर्स भी, आर्ग्यूमेंट्स भी। पैरामीटर इनको कह देते हैं, आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअल वैल्यू पास की है उसको, मतलब जब फंक्शन कॉल करते हैं जो वैल्यू तब पास करते हैं।
यदि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ऊपर वाला एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर एफ नेम जो है, ये जो एफ नेम है वो तो पैरामीटर कहलाएगा, और जो एक्चुअल वैल्यू हमने जैसे लियाम पास की थी, लियाम, जेनी एंड अंजा, ये कहलाएंगी आर्ग्यूमेंट्स। तो इसी को हम कोड फॉर्म में देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर ये माई फंक्शन स्ट्रिंग एफ नेम हमने किया पास, फिर एफ नेम रेफनेसेस, फिर माई फंक्शन लियाम, जेनी एंड अंजा। तो ये हो गए हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और ये एफ नेम कहलाएगा पैरामीटर। ये हमारा आउटपुट आ गया। नाउ अभी हमने देखा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब डिफॉल्ट पैरामीटर, हम डिफॉल्ट वैल्यू भी कुछ पास कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है? यू कैन ऑल्सो यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल साइन। उस वेरिएबल को हम तभी के तभी कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। और हम अपनी तरफ से भी नई वैल्यू पास कर सकते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब एक नया आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन बाई चांस कोई वैल्यू हमने कॉल करते वक्त नहीं पास की, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दी है फिर वो वर्क करेगी उस फंक्शन में। नाउ इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, यदि हमने एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के बगैर कॉल कर दिया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। इट यूजेज द डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे इस केस में नॉर्वे हमने लिया, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माई फंक्शन स्ट्रिंग कंट्री है, स्ट्रिंग कंट्री करके हमने वेरिएबल पास किया, मतलब पैरामीटर पास किया, और इक्वल टू हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी नॉर्वे। फिर सी आउट कंट्री, कंट्री को सी आउट करेंगे और फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखो ये मेन फंक्शन, फिर माई फंक्शन, सपोज इधर स्वीडन पास कर दिया हमने एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ कंट्री पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? नॉर्वे की बजाय स्वीडन। और यहाँ हमने इंडिया पास किया तो इंडिया आ जाएगा। और फिर माई फंक्शन हम करेंगे, तो अब इधर कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं की, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्वे ले लेगा इधर। और फिर इधर माई फंक्शन में हमने यूएसए पास कर दिया, तो वो यूएसए ले लेगा। तो हमारा क्या आएगा? पहला आउटपुट स्वीडन, दूसरा इंडिया, थर्ड क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ली है नॉर्वे, तो यहाँ पे नॉर्वे आ जाएगा, एंड देन यूएसए। ठीक है, तो ये था डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ये हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। आईओ स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग नेम स्पेस एसटीडी, माई फंक्शन स्ट्रिंग कंट्री नॉर्वे, सी आउट कंट्री। ठीक है, तो स्वीडन, इंडिया, यहाँ नॉर्वे आ जाएगा, एंड यहाँ यूएसए। बाय डिफॉल्ट वाली कुछ पास नहीं किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, और कुछ पास कर दे रहे तो डिफॉल्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी उस वैल्यू से। ये हमारे आउटपुट आ गए, स्वीडन, इंडिया, नॉर्वे एंड यूएसए। तो ये था कोई वैल्यू पास करना। अब पैरामीटर विद द डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑफन नोन एज ऑप्शनल पैरामीटर। यदि डिफॉल्ट वैल्यू हम पास करें तो उस पैरामीटर को कहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो उसको एज एन ऑप्शन यूज कर लिया जाएगा, और कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। एग्जाम्पल जो अबव एग्जाम्पल था उसमें कंट्री इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर कंट्री है, और जो वैल्यू है नॉर्वे वो। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस फंक्शन पैरामीटर्स में मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि इनसाइड द फंक्शन यू कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर्स एज यू वांट। अभी तक तो हमने एक ही सिंगल पैरामीटर कैसे पास करते वो देखा, बट हम कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एक फंक्शन में, बस हमको कॉमा से उनको सेपरेट कर देना है, और हर पैरामीटर का जो भी डाटा टाइप होगा वो भी हमें स्पेसिफाई करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, तो ये हो गया हमारा माई फंक्शन, रिटर्न टाइप वॉइड है, इसमें हमने पैरामीटर्स क्या क्या पास कर दिए? एफ नेम और एज, कॉमा से सेपरेट कर दिया। और एफ नेम का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, एज का है इंट। फिर हमने सी आउट कराया एफ नेम, फिर ये रेफनेसेस, फिर उसकी एज क्या है, एंड ईयर्स ओल्ड, ये डिस्प्ले होके आ जाएगा। और हर आउटपुट फिर नेक्स्ट लाइन में। अब इनसाइड, अब इंट मेन, अब मेन में हमने फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट्स हमने ये जो थी पास कर दी, तो लियाम कहाँ पास होगी, किसको असाइन होगी? एफ नेम को। और इंट एज के लिए हमने 3 पास किया, तो 3 किसको पास हो गई? एज को। तो पहला आउटपुट क्या आएगा? एफ नेम में क्या आया? लियाम, रेफनेसिस, और इसकी एज कितनी है? 3 ईयर्स ओल्ड। सेकंड वाले में क्या होगा? यहाँ एफ नेम को क्या असाइन होगा? जेनी, और एज को 14, तो इसका आउटपुट क्या होगा? जेनी, रेफनेसिस, 14 ईयर्स ओल्ड। फिर नेक्स्ट है माई फंक्शन, फिर अंजा एंड 30। अंजा में क्या होगा? एफ नेम में
अंजा रेफनेसिस एंड 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये इसका आउटपुट आ गया। लियाम रेफनेसिस 3 ईयर्स ओल्ड, जेनी रेफनेसिस 14 ईयर्स ओल्ड एंड अंजा रेफनेसिस 30 ईयर्स ओल्ड। तो अलग अलग जो है देखिए इसमें ये इसका कोड हो गया। इस फंक्शन में हमने एफ नेम और एज में जब भी फंक्शन को कॉल किया तो अलग अलग हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी। तो ये उन वेरिएबल्स को, उन पैरामीटर्स को ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगे और आउटपुट हमारे पास अलग अलग आएंगे। फर्स्ट वाले में एफ नेम और एज में लियाम और 3 गया है, सेकंड वाले में जेनी और 14, थर्ड में अंजा 30। और देखिए क्योंकि स्ट्रिंग टाइप था एफ नेम तो हमने पास भी डबल कोट्स में किया है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है जो एफ नेम को असाइन होगी। सो ये हो गया आउटपुट। और यहाँ देखिए हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एज अ हेडर फाइल हमें यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे जब भी स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे तो ये हमें यूज़ करनी है। नाउ नोट दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर्स, जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ वर्क करते हैं देन द फंक्शन कॉल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज देयर आर पैरामीटर्स। तो जब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स है ना एफ नेम और एज, तो यहाँ पे भी जब हम एज मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे फंक्शन कॉल के टाइम वो भी इतनी ही होनी चाहिए। 2 है तो यहाँ भी 2 ही, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 4 होंगी और यहाँ 2 है। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उतने ही एक्चुअल वैल्यूज पास होंगी इन आर्ग्यूमेंट्स। Note that when you are working with multiple parameters, the function call must have the same number of arguments as there are parameters and the arguments must be passed in the same order। और उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। स्ट्रिंग टाइप पहले तो यहाँ स्ट्रिंग टाइप पहले होगा, यहाँ इंट टाइप पास हुआ तो यहाँ भी इंटीजर टाइप ही होगा। अब हम देखते हैं रिटर्न वैल्यूज। सो एक फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न वैल्यू में देखिए यदि वॉइड कीवर्ड हमें मिल रहा है जो कि हमने कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा, तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और हम यदि चाहते हैं कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे जिस भी डाटा टाइप की, तो वो हमें एज अ रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर टाइप कोई वैल्यू रिटर्न करा तो इंट, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू तो स्ट्रिंग एटसेट्रा, मतलब जो भी डाटा टाइप हमें एज अ रिटर्न करवानी है वो वैल्यू, तो वहाँ पे फिर हम वॉइड नहीं लिखेंगे एंड यूज द। और फिर लास्ट में जब फंक्शन का कोड कंप्लीट होगा तो रिटर्न कीवर्ड का भी हम यूज करते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो जैसे ये एक एग्जांपल है इंट माई फंक्शन, और मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू पास करेगा, मतलब रिटर्न करेगा। और इसमें आर्ग्यूमेंट हमने मतलब पैरामीटर क्या पास किए, एक्स, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो रिटर्न क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी और क्या ये कैलकुलेट होगी 5 प्लस एक्स। एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा और वो वैल्यू रिटर्न हो गई। क्योंकि ये भी एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हमने इधर रिटर्न टाइप में क्या लिख दिया, इंट। अब इंट मेन सी आउट माई फंक्शन, और हमने 3 पास किया सपोज आर्ग्यूमेंट, यहाँ एक्चुअल वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं और ये एक्स यहाँ फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो है इसको पैरामीटर कहेंगे। तो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट क्या वैल्यू पास की, 3। तो 3 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को। तो 5 प्लस एक्स मतलब 5 प्लस 3 क्या होगा, 8। तो 8 रिटर्न हो जाएगी तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 8। अब इसी को कोड के फॉर्म में देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट माई फंक्शन इंट एक्स, फिर रिटर्न 5 प्लस एक्स। अब इंट मेन सी आउट माई फंक्शन 3, ठीक है, ये वैल्यू पास कर देंगे 3, तो 5 और 8, तो रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न सिर्फ कीवर्ड यूज करना है हमें, बट एक्चुअल वैल्यू ये पास होगी जो माई फंक्शन की है। तो आउटपुट आ जाएगा 8। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द सम ऑफ अ फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स। यहाँ भी सम ही हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे। वहाँ सिर्फ इंट एक्स था यहाँ पे, लेकिन 2 पैरामीटर लेंगे हम, इंट एक्स और इंट वाई, और इनके सम को हम रिटर्न करेंगे एक्स प्लस वाई। तो क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप है तो हमने क्या कर दिया, इंट। तो इंट मेन सी आउट फिर माई फंक्शन, इसमें 2 वैल्यूज पास की है 5 एंड 3। 5 किसको असाइन होगा, एक्स को, एंड 3 असाइन होगा वाई को। फिर हमने रिटर्न कर दिया 0। फिर आउटपुट्स 8, 5 प्लस 3 कैलकुलेट होके 8 आ जाएगा। सो वही चीज़ एज अ कोड यूज़ की हमने। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी
इंट माई फंक्शन इंट एक्स इंट वाई, फिर रिटर्न एक्स प्लस वाई, फिर इंट मेन सी आउट माई फंक्शन में हम दोनों को पास करेंगे और फिर रिटर्न ज़ीरो। ये रिटर्न ज़ीरो तो सिर्फ ये कीवर्ड यूज़ हुआ, अब बाकी ये वाली एक्चुअल वैल्यू ये एक्स प्लस वाई रिटर्न होगी, क्योंकि हम किसको कॉल करें, माई फंक्शन को। माई फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वही यहाँ पे भी रिटर्न होगी, तो ये इंटीजर टाइप रिटर्न हो रहा है इसलिए हमने इंट ले लिया। तो वैल्यू हो जाएगी 8। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल। हमने सम को कैलकुलेट रैंडमली सम को कैलकुलेट कर दिया था एक्स प्लस वाई। हम चाहते हैं कि उस एक्स प्लस वाई को हम जेड में, सपोज किसी और वेरिएबल में उस सम को हम स्टोर कर ले, तो उसके लिए थोड़ा सा कोड चेंज हो जाएगा। तो इंट माई फंक्शन इंट एक्स इंट वाई, फंक्शन तो वही रहेगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई, फिर इंट मेन, फिर माई फंक्शन इस सम को, जो एक्स प्लस वाई सम होगा वो सपोज हमने z में ले ली वो वैल्यू। ये माई फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू उसको हमने कहाँ पे सेव कर लिया, इसमें z में। तो x प्लस वाई ये भी इंट वैल्यू है, तो जो z है सम वो भी इंट टाइप होगा। तो ये माई फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी, z में। अब हम सी आउट z करेंगे तो हमें x प्लस वाई जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल पे रिजल्ट को सेव कर लिया z में। तो वही चीज एज अ कोड हमने ली है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट माई फंक्शन। इधर दो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास की, मतलब दो पैरामीटर्स हैं ये, रिटर्न एक्स प्लस वाई, फिर ये माई फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको हमने जेड में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया, और फिर जेड की वैल्यू को हमने सी आउट कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब है पास बाय रेफरेंस। अभी तक हम नॉर्मल पास बाय वैल्यू कर रहे थे फंक्शन में, पैरामीटर में। अब यदि हम रेफरेंस पास करेंगे तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। रेफरेंस में हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पास कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ना पास करके हम उसके एड्रेस को पास करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं पास बाय रेफरेंस क्या होती है। In the examples from the previous page, we used normal variables when we passed parameters to a function. जब हमने फंक्शन में पैरामीटर्स पास किए थे तो हमने नॉर्मल वैल्यूज का यूज़ किया था। हम रेफरेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पास अ रेफरेंस टू द फंक्शन। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन यू नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। जब हम डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू ही वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम रेफरेंस वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, पास इंटीजर्स बाय रेफरेंस। जैसे स्वैप नंबर्स नाम का एक फंक्शन है। स्वैपिंग का मतलब होता है नंबर्स को इंटरचेंज करना। तो ये एक फंक्शन हमने लिया, इसमें इंट, यहाँ एम्परसेंड एक्स और एम्परसेंड वाई पास कर रहे हैं, मतलब इनका रेफरेंस पास कर रहे हैं, एम्परसेंड एक्स एम्परसेंड वाई, इसी तरीके से ये पास होता है। फिर हमने एक इंटीजर z लिया, z ये स्वैप का कोड है। x को किस में लिया, z में, और y को x में ले लिया, 3 कंटेनर्स लिए, और y को z में। तो फाइनली x y में आ गया और y x में आ गया। इस तरीके से नंबर हमने स्वैप कर लिए, मतलब इंटरचेंज कर लिए। तो इंट मेन, जैसे देखो इधर 3 कंटेनर्स लेते हैं हम, z ले लिया हमने, और इधर हमारे पास x था और इधर y था, ठीक है। y एक्स वाई में सपोज हमें दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो x में हम मान लेते हैं कि 2 है और y में सपोज 5 वैल्यू है इनिशियली। हमने z इक्वल टू एक्स लिखा, मतलब x की वैल्यू को हमने कहाँ कर दिया, z में। तो z में क्या हो गई, 2। अब x क्या है, खाली हो गया, x के अंदर अब कुछ नहीं है, x हो गया हमारे पास एम्प्टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो y की वैल्यू है इसको x में कर दिया, x को पहले खाली कर दिया। खाली करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए था, तो उसको हमने खाली कंटेनर z में कर दिया। x जब खाली हो गया तो y को हमने x में कर दिया। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो x में y वाली वैल्यू आ गई, और अब y खाली हो गया। तो y जैसे ही खाली होगा तो y में हम z की वैल्यू को डाल देंगे। लास्ट वाला क्या है, देखो z को हमने y में डाल दिया, तो z को जब y में हम पुट करेंगे, z में हमने x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो सेव की थी 2, तो 2 को हमने किस में डाल दिया, y में। तो फाइनली आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। किसके मीडियम से, एक थर्ड वेरिएबल का हमने काम लिया यहाँ पे z का, और उसकी मदद से हमने
दोनों x और y की वैल्यू को स्वैप कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया। पहले x में 2 थी, y में 5, और जब फंक्शन पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, x में 5 आ गई, y में 2, तो ये स्वैप करने का प्रोग्राम है। तो इंट मेन फर्स्ट नम नाम का एक इंटीजर लिया, उसमें हमने वैल्यू क्या पास की 10, और एक सेकेंड नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू है 20। तो बिफोर स्वैप, स्वैप करने से पहले ओरिजिनल वैल्यूज क्या आ रही है, फर्स्ट नम और सेकेंड नम, मतलब 10 और 20 आएगा दोनों में। और फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला स्वैप नंबर्स वाला, विच विल चेंज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नम और सेकेंड नम, इन दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। कैसे, स्वैप नम्स को हम कॉल करेंगे और x की बजाय यहाँ पे हमने फर्स्ट नम वेरिएबल पास कर दिया और y की बजाय सेकेंड नम, ठीक है, और इनकी रेफरेंस पास की है एज अ रेफरेंस। एज अ रेफरेंस में क्या होता है, फिर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी आफ्टर स्वैप में, फिर फर्स्ट नम और सेकेंड नम, ठीक है। बाकी इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट नम में क्या वैल्यू थी 10, लेकिन आफ्टर स्वैप करने के बाद इसमें 20 आ जाएगी और सेकेंड नम में 10 आ जाएगी। तो यही वो कोड है उसका, स्वैप नंबर्स का, नंबर्स को स्वैप करने का। स्वैप का मतलब इंटरचेंज कर देना, दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देना। बिफोर स्वैप तो ओरिजिनल 10-20 आएगा, और जैसे ही हमने फंक्शन कॉल कर दिया और आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, फर्स्ट नम मतलब ये कहाँ पास होगा, इधर एम्परसेंड x में, और सेकेंड नम एम्परसेंड y में, और फिर ये स्वैप हो जाएंगे दोनों। तो बिफोर स्वैप ये 10 था फर्स्ट नम, ये 20 सेकेंड नम, और आफ्टर स्वैप ये फर्स्ट नम और ये सेकेंड नम, इंटरचेंज हो गए नंबर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पास अ स्ट्रिंग बाय रेफरेंस। ये तो हमने इंटीजर को एज ए रेफरेंस पास किया, स्ट्रिंग को जब एज ए रेफरेंस पास करेंगे तो सपोज किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसका एक फंक्शन हमने बनाया मॉडिफाई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फिर एम्परसेंड स्ट्रिंग कर दिया, एज ए रेफरेंस पास करना है। फिर स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस वर्ड, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस, इधर ये स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू होगी प्लस उसके आगे वर्ड लग जाएगा, ठीक है, वर्ड, इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखो, जैसे इंट मेन हो गया, फिर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया ग्रीटिंग, उसमें क्या पास किया हमने, मतलब वैल्यू क्या दे दी, हेलो। फिर मॉडिफाई स्ट्रिंग फंक्शन को हमने कॉल किया और ये पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट क्या पास की, ग्रीटिंग। तो ये ग्रीटिंग किसको असाइन हो जाएगा, एम्परसेंड स्ट्रिंग को, ये एम्परसेंड स्ट्रिंग के ही बराबर है, एज अ रेफरेंस पास हो गया। फिर स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस वर्ड है, तो स्ट्रिंग क्या कहलाएगा यहाँ पे, ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग प्लस वर्ड मतलब, अब ग्रीटिंग में क्या है, हेलो, तो ये सी आउट जब ग्रीटिंग हम करेंगे, मतलब इस स्ट्रिंग को जब हम मॉडिफाई स्ट्रिंग ग्रीटिंग करने के बाद, तो ये स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रिंग की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो, हेलो वर्ल्ड हो जाएगी। तो ग्रीटिंग में अब कंप्लीट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ग्रीटिंग में अब हेलो नहीं रहेगा, जब फंक्शन कॉल भी खत्म हो जाएगा ना, तब भी ग्रीटिंग में वैल्यू हेलो वर्ल्ड नई वैल्यू आ जाएगी, और यही फायदा होता है रेफरेंस का। यदि हम खाली स्ट्रिंग str पास करते, एम्परसेंड स्ट्रिंग ना पास करते, तो ये हेलो का हेलो ही रहता, ये सिर्फ फंक्शन जब तक है वहाँ तक तो हेलो वर्ल्ड रहता, इसके बाद फिर से हेलो आ जाता। लेकिन हमने एम्परसेंड स्ट्रिंग कर दिया, तो जो नई वैल्यू हो गई, जैसे जो फंक्शन ने चेंज की थी वैल्यू, वही फिर आगे भी चेंज रहेगी, क्योंकि हमने सीधा उसके एड्रेस पे वर्क कर दिया, एम्परसेंड स्ट्रिंग रेफरेंस पे। तो ये कोड है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग, फिर नेम स्पेस एसटीडी, मॉडिफाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एम्परसेंड स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू वर्ड, फिर स्ट्रिंग ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो, मॉडिफाई स्ट्रिंग में ग्रीटिंग, सी आउट ग्रीटिंग, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट आ जाएगा। अब हम एरेज कैसे पास करेंगे एक फंक्शन में, वो हम देख लेते हैं। पास एरेज एज फंक्शन पैरामीटर्स, यू कैन ऑल्सो पास एरेज टू अ फंक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वॉइड माई फंक्शन, उसमें माई नंबर्स नाम का एक इंटीजर एरे हम पास करेंगे, और उस एरे में कितने आइटम्स हैं, 5। फिर फॉर लूप चलाएंगे उस पर, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, हम उन सारे नंबर्स को एज एन आउटपुट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उन आइटम्स को। तो माई नंबर्स आई, और फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आउटपुट, तो इंट मेन
और फिर इंट माई नंबर्स 5, सपोज ये आइटम्स हमने लिए 10, 20, 30, 40, 50, और फिर माई फंक्शन में हमने ये पूरा एरे पास कर दिया माई नंबर्स। ये कहाँ असाइन होगा? माई नंबर्स 5 को, एंड देन फिर इस तरीके से ये जब हम कोड देखेंगे तो हमने पूरा एरे पास कर दिया, ये आइटम्स जो मेंशन किए थे, तो ये फॉर लूप पूरा इन पे चलेगा और एज एन आउटपुट हमको ये मिल गया 10, 20, 30, 40, 50। नाउ एग्जाम्पल एक्सप्लेन। सो यहाँ पे हमने देखा जो फंक्शन माई फंक्शन है, इसने एरे को एज अ पैरामीटर लिया। सो इंट माई नंबर्स 5 ये पूरा एरे पास कर दिया, और जो फॉर लूप है ये एरे एलिमेंट्स पे वर्क करेगा और सारे एलिमेंट्स वन बाय वन डिस्प्ले हो गए। हमने मेन फंक्शन पे माई नंबर्स एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, और ये मेन फंक्शन जो फंक्शन हमने माई फंक्शन लिया था उसमें ये पूरा एरे पास हो गया और इस एरे के सारे एलिमेंट्स आउटपुट हो गए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट दैट व्हेन यू कॉल द फंक्शन यू ओनली नीड टू यूज द नेम ऑफ द एरे व्हेन पासिंग इट एज एन आर्ग्यूमेंट। जब हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो माई नंबर सिर्फ नाम लिखना, हमको ये एरे के एलिमेंट और ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं मेन फंक्शन में। However, the full declaration of the array is needed in the function parameter। लेकिन फंक्शन पैरामीटर के टाइम एज जब डिफाइन कर रहे हैं तब पूरा इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब पास करें तो सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन बनाते वक्त तो पूरा ये भी पास किया है, लेकिन यहाँ पास करते वक्त कॉल करते वक्त सिर्फ इतना लिखा है, ये चीज़ नहीं लिखी है साइज, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब रियल लाइफ एग्जांपल कुछ देखते हैं हम इसके फंक्शंस पैरामीटर से रिलेटेड। So to demonstrate a practical example of using functions, let's create a program that convert a value from Fahrenheit to Celsius। डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का एक एग्जांपल देखते हैं। सो देखो, फ्लोट वैल्यू, सपोज डेसिमल में वैल्यू रिटर्न होगी तो फ्लोट वैल्यू ले लिया। 2 सेल्सियस नाम का हमने एक फंक्शन लिया, उसमें हमने फ़ारेनहाइट वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर दी और वो भी फ्लोट टाइप है। फिर ये फॉर्मूला आएगा रिटर्न 5.0 बाई 9.0 इंटू जो भी फ़ारेनहाइट वैल्यू है -32.0, तो हमें सेल्सियस में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमने कन्वर्ट कर दिया, जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो इंट मेन फ़ारेनहाइट वैल्यू, सपोज फ्लोट वैल्यू एफ वैल्यू हमने 98.8 ली, इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। सो कॉल द फंक्शन विद द फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो 2 सेल्सियस कन्वर्ट करने का ये वाला फंक्शन है, तो हम 2 सेल्सियस को पास करेंगे और ये एफ वैल्यू फ़ारेनहाइट वैल्यू हमने यहाँ पास कर दी। ये एफ वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? यहाँ फ्लोट फ़ारेनहाइट को, और फिर ये वाला कैल्क फॉर्मूला पूरा वर्क करेगा। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमने किस में ले ली? रिजल्ट टाइप के वेरिएबल में, ये भी फ्लोट टाइप का है। तो डिग्री सेल्सियस कहाँ पे आ गया? रिजल्ट में। तो जो ओरिजिनल फ़ारेनहाइट वैल्यू है उसको हम प्रिंट कराएंगे, तो फ़ारेनहाइट एफ वैल्यू 98.8 है, और जो कैलकुलेट होकर रिजल्ट मिलेगा तो वो सेल्सियस में होगा। तो कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जो रिजल्ट में वैल्यू आई ना, ये 2 सेल्सियस फंक्शन पे वर्क करके, तो ये रिजल्ट वाली वैल्यू सेल्सियस हो गई। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कोड है, ये फॉर्मूला हो गया, ये फंक्शन हो गया 2 सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट वैल्यू पास की, ये पूरा फॉर्मूला हो गया जिससे वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एफ वैल्यू फ़ारेनहाइट वैल्यू सपोज 98.8 ली, ये हमने 2 सेल्सियस फंक्शन में पास कर दी और रिजल्ट को रिजल्ट वाले वेरिएबल में हमने सेव कर दिया इसको, तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। तो फ़ारेनहाइट एफ वैल्यू और जो सेल्सियस है वो रिजल्ट में आ गई। तो देखो फ़ारेनहाइट 98.8, फिर कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो कन्वर्जन हमको आ गया फॉर्मूले से। ये फंक्शन का यूज़ हो गया 2 सेल्सियस का। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में हमने वैल्यू को चेंज कर दिया यूजिंग फंक्शन। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। सो चैप्टर नंबर 18 ऑफ C++, इसमें हमने C++ फंक्शन पैरामीटर्स देखे, अलग अलग टाइप के देखे। ये देखिए पैरामीटर्स, फिर डिफ़ॉल्ट, मल्टीपल, रिटर्न वैल्यूज़, फिर पास बाय रेफरेंस, एरेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, उसका कोड, आउटपुट, फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है,
मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं फंक्शन में। फिर रिटर्न वैल्यूज़ क्या क्या होती है, इंट होती है, वॉइड, स्ट्रिंग, जिस भी टाइप की रिटर्न वैल्यू आप करना चाह रहे हैं। देन है पास बाय रेफरेंस, जब एम्परसेंड करके ये वैल्यू पास करते हैं तो नंबर्स को स्वैप करने वाला एक फंक्शन हमने देखा। फिर एरेज कैसे पास करते हैं फंक्शन पैरामीटर में। फिर रियल लाइफ एग्जांपल डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन का एक प्रोग्राम देखा हमने। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।